आज का हमारा चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन जो रिलेट है हमारे फर्स्ट वीडियो के साथ। जैसा कि हमने इस टॉपिक से रिलेटेड अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर कवर किया था मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन एंड इक्वेशन सीखी थी एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और थर्ड पॉइंट उसमें सीखा था फॉर्मेट ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। आज का हमारा जो कंसेप्ट लर्निंग कंसेप्ट रहेगा बेसिक क्वेश्चन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। दैट मीन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पोर्शन में अकाउंटिंग इक्वेशंस को कैसे सोल्व किया जाए या कैसे राइट किया जाए उसको करना हम सीखेंगे। किसी भी अकाउंट ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में रिकॉर्ड करते वक्त एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। उसको 3 स्टेप्स के अंदर कवर किया जाता है, जिसके फर्स्ट स्टेप के अंदर हम सीखेंगे एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या है कि आपको दी हुई ट्रांजैक्शन में सबसे पहला काम क्या करना है, उसको एनालाइज करना है कि वो अकाउंटिंग इक्वेशन के किस वेरिएबल पर इफेक्ट डालती है। दैट मीन उसके किस वेरिएबल को इफेक्ट डाल रही है। दैट मीन एसेट्स पर इफेक्ट डाल रही है, लायबिलिटीज पर इफेक्ट डालती है, कैपिटल पर। साथ इसके कोई भी ट्रांजैक्शन रिवेन्यू, प्रॉफिट या इनकम रिलेट भी हो सकती है, एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, या लॉस से रिलेटेड है। फर्स्टली आपको यह देखना है कि दी हुई ट्रांजैक्शन में वो अकाउंटिंग इक्वेशन के किस वेरिएबल्स पर इफेक्ट डाल रही है। यहां एक बात ध्यान रखने वाली है कि अगर वो रिवेन्यू या एक्सपेंस से रिलेट है तो वो सीधा सीधा इफेक्ट किसके ऊपर डालेगी, कैपिटल के ऊपर डालेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कैपिटल का उस केस के अंदर फॉर्मूला रहेगा कि कैपिटल में रिवेन्यू ऐड कर दी जाती है और एक्सपेंस डिडक्ट कर दिए जाते हैं। इसके सेकंड स्टेप में जाने से पहले एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। आपको फर्स्टली उन वेरिएबल्स, अकाउंटिंग इक्वेशन के वेरिएबल्स के इफेक्ट को जानने के लिए यहां देखना है कि जैसे कहा कि एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दैट मीन यहां जो 2 वेरिएबल इफेक्टेड हैं, एक ओनर के द्वारा अगर बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट किया जाता है तो वह वेरिएबल इफेक्ट डालता है किसको, कैपिटल पर। दूसरा इफेक्ट डालता है किस पर, कैश पर, राइट। इसके सेकंड स्टेप में डिसाइड करना होता है कि डिसाइड द वेरिएबल वेदर दे विल बी इंक्रीज और डिक्रीज। दैट मीन आपको देखना होगा कि वो वेरिएबल में किसको असाइन करता है। जैसे कैपिटल को असाइन कर रही है और कैश किसको असाइन कर रहा है, एसेट्स को। तो ऐसे में एसेट्स और कैपिटल पर जो असाइन किया गया है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इससे रिलेटेड आपको डिसीजन लेने की जरूरत होती है। अब यहां इस ट्रांजैक्शन के अंदर देखिए, एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000। आपको फर्स्टली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं तो बिजनेस के पास कैश आया, किसने दिया, ओनर ने दिया। तो ओनर के प्रति उसकी क्या हो गई, आउटसाइड लायबिलिटी हो गई। दैट मीन यहाँ कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है और बिजनेस के पास कैश आ रहा है तो कैश भी इंक्रीज हो रहा है। दोनों इसके वेरिएबल क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। दैट मीन फर्स्ट और सेकंड स्टेप हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप के अंदर क्या कहता है कि फाइनली रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अब थर्ड स्टेप के अंदर इसको अकाउंटिंग इक्वेशंस के अंदर क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करते वक्त मेजर बात ध्यान रखनी है कि ओनली मॉनिटरी पार्ट्स को, दैट मीन फाइनेंसिंग पार्ट को ही क्या किया जाएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। अब हम उस ट्रांजैक्शन को
अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करना सीखते हैं। फर्स्टली आपको 3 कॉलम बनाने हैं, जैसा कि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी आपको सिखाया। पहला सीरियल नंबर का, दूसरा ट्रांजैक्शन का, थर्ड वन इक्वेशन, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यहाँ फर्स्ट सीरियल नंबर कॉलम में आप सीरियल नंबर डालेंगे, जैसे 1। ट्रांजैक्शन थी आपकी एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹80,000, तो यहां लिखेंगे बिजनेस स्टार्ट विथ कैश। कितना अमाउंट था? 80,000। जैसा कि वहां हमने सीखा था कि एक इफेक्ट डाल रहा है एसेट्स पर। अब एसेट्स में वेरिएबल का कॉलम नहीं है, क्रिएट कर लेंगे। कौन सी थी? कैश 80,000 इंक्रीज। आफ्टर देन कैपिटल इंक्रीज हो रही थी, कैपिटल इंक्रीज कर देंगे 80,000। राइट। अपनी सेकेंड ट्रांजेक्शन की तरफ आते हैं, जैसा कि यहां है गुड्स परचेज ₹28,000। बेटा सबसे पहले दी हुई ट्रांजेक्शन को आपको ध्यान से एनालाइज करना है, जैसा कि मैंने आपको इसके स्टेप में डिफाइन किया। अब इस स्टेप के अकॉर्डिंग वेरिएबल तो आइडेंटिफाई करना ही करना है, लेकिन उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करते हुए कई बार आपको प्रॉब्लम आएगी कि ये कैश की ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट की। इस तरह की ट्रांजैक्शन, देखिए इस तरह की ट्रांजैक्शन में अगर आपको क्लियर डिफाइन ना हो कि वो क्रेडिट में परचेज की गई है, तो इसको हमें क्या मानना है? कैश परचेज मानना है। अब इसके वेरिएबल्स को अलग करें तो आपने क्या खरीदा? गुड्स। क्या देकर? कैश देकर। तो ऐसे में यहां क्या आई बिजनेस के पास? गुड्स, जिसको आप स्टॉक से भी डिनोट कर सकते हो, और दूसरा कैश। दूसरा इफेक्टेड क्या है? कैश, क्योंकि कैश देकर आप गुड्स परचेज करोगे। अब आपको असाइन करना है ये किस कंपोनेंट पर इफेक्ट डाल रही है, डिसीजन लेना है किस पर। गुड्स किससे रिलेट करती है? एसेट से, और कैश भी किससे रिलेट है? एसेट से। आफ्टर देन आपने डिसीजन लेना है कि ये एसेट्स में किस सा पार्ट इंक्रीज हो रहा है और कौन सा डिक्रीज हो रहा है। अब यहां देखिए गुड्स आ रही हैं बिजनेस के पास और कैश जा रहा है, दैट मीन एसेट्स में कैश डिक्रीज हो रही है और गुड्स इंक्रीज हो रही है। अब इसको आप फाइनली इक्वेशंस में राइट करोगे। राइट करते वक्त सेम एज आपको क्या दिखाना है? सीरियल नंबर 2, क्या खरीदा? गुड्स परचेज की ट्रांजैक्शन के अंदर, गुड्स परचेज। आफ्टर देन क्या गुड्स में इंक्रीज हो रही है और कैश डिक्रीज हो रहा है। कैश कॉलम हमारे पास है, स्टॉक कॉलम क्रिएट कर लेंगे। कैश में से डिक्रीज 28,000, स्टॉक में इंक्रीज 28,000। अदर ये किसी पार्ट पर इफेक्ट नहीं डाल रही, लायबिलिटी 0 प्लस कैपिटल 0। कोई और कंपोनेंट इफेक्टेड ना हो तो उसमें आप क्या मेंशन कर दोगे? 0 मेंशन कर दोगे। आफ्टर देन आपको क्या करना है? इक्वेशन को वेरीफाई भी करना है, क्योंकि ये चैप्टर आप इसीलिए कर रहे हो कि जितनी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें ये इक्वेशन वेरीफाई रहती है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, दैट मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन यू आर फाइंड न्यू इक्वेशन। तो हम 2 ट्रांजैक्शन के बाद नई इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो यहां देखिए क्या रहता है, 52,000 कैश आपके पास बैलेंस बच गया, स्टॉक 28,000 इज इक्वल टू लायबिलिटी 0 प्लस कैपिटल 80,000। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एनालाइज करो तो इस साइड का टोटल भी 80,000 है और इस साइड का भी लायबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल भी क्या है? 80,000 है। थर्ड ट्रांजैक्शन की तरफ आते हैं। अगर इस थर्ड ट्रांजैक्शन में अगर आपसे बोला जाए कि गुड्स परचेज ₹20,000 इन क्रेडिट, लेकिन वो उधार में खरीदी गई। अब यहां इफेक्ट को देखेंगे कैसे
लिया जाएगा। अब अगर ध्यान से स्टडी करें तो यहाँ एक ही वेरिएबल चेंजेस हो रही है कि जो कैश था, अब कैश की जगह क्या खरीदा जा रहा है, उधार के अंदर। अगर गुड्स हम उधार में खरीदते हैं, क्रेडिट में परचेज करते हैं, तो हमारे क्या बढ़ते हैं, क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी। वो इफेक्ट किस पर डालता है, क्रेडिटर्स पर, और क्रेडिटर असाइन करेगा किसको, लाइबिलिटीज को, राइट। अब आपको देखना है, डिसीजन लेना है कि वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। गुड्स खरीदने पर बिजनेस में गुड्स क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, क्योंकि खरीद रहे हैं तो बिजनेस के पास आ रही हैं, बिजनेस में प्लस हो रही हैं, इंक्रीज होंगी। लेकिन दूसरी तरफ लाइबिलिटी, क्योंकि आपने वो गुड्स के पेमेंट अभी चुकाई नहीं है, चुकानी बाकी है, पेंडिंग है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी लाइबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, राइट। अब इसको अगर हम अकाउंटिंग इक्वेशंस के फॉर्मेट में फिल करें तो उसी तरह से आप क्या करोगे, थर्ड कॉलम ट्रांजैक्शन राइट करोगे, गुड्स परचेज्ड इन क्रेडिट, उधार में खरीदी। अब यहां कौन कौन सा कॉलम इंक्रीज हो रहा है, गुड्स का कॉलम प्लस 20,000 और प्लस क्रेडिटर, जो पहले कॉलम क्रिएटेड नहीं है, आप क्रिएट कर लेंगे क्रेडिटर 20,000। आफ्टर देन दिस ट्रांजेक्शन अगेन वेरीफाई द इक्वेशन। उसके लिए सेम लाइन लगाएंगे, राइट करेंगे न्यू इक्वेशन, आफ्टर ट्रांजेक्शन इफेक्ट निकालेंगे, कैश पर कोई इफेक्ट नहीं रहा, 52,000। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि जो कॉलम यूज नहीं होगा वहां जीरो लगानी है आपने, 52,000। स्टॉक इंक्रीज हो गया 48,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर 20,000। कैपिटल पे लास्ट टाइम कोई इफेक्ट नहीं पड़ा इसलिए जीरो, टोटल वही सेम रहा 80,000। आप इक्वेशन का इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। 1 लाख इधर, 1 लाख इधर, देखिए 52,000 प्लस 48,000, 20,000 प्लस 80,000, इफेक्ट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें, फोर्थ। अगर फोर्थ ट्रांजेक्शन में कहा जाए कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर परचेज, मान लीजिए ये परचेज किया गया 6,000 में। अब हमने क्या खरीदा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब इस ट्रांजेक्शन में ₹6,000। अब इस ट्रांजेक्शन में भी देखिए खरीदा गया है, लेकिन क्या खरीदा, फर्नीचर। क्या देकर खरीदा, कैश देकर। दैट मीन इसमें इफेक्टेड है एक फर्नीचर, दूसरा कैश। फर्नीचर और कैश असाइन किसको करते हैं, फर्नीचर भी बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स का पार्ट है, और कैश भी बिजनेस के लिए किसका पार्ट है, एसेट्स का। फर्नीचर खरीदने के कारण एसेट आपकी क्या हो रही है, इफेक्ट क्या जा रहा है, एसेट्स इंक्रीज हो रही है। लेकिन वो फर्नीचर खरीदने के लिए आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ी, तो कैश का इफेक्ट एसेट्स पर क्या पड़ रहा है, डिक्रीज हो रही है। तो एक एसेट इंक्रीज, दूसरी एसेट डिक्रीज। इसको हम जब इक्वेशन में प्रेजेंट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, वही फर्नीचर परचेज, या फर्नीचर क्रिएटेड नहीं है तो कॉलम क्रिएट करेंगे फर्नीचर का, डोनेट करेंगे, कैश में से डिडक्ट कितना 6,000,
दूसरी तरफ फर्नीचर में प्लस 6000। आप इसको प्रेजेंट करेंगे कैसे? सेम एज न्यू इक्वेशन, जो इफेक्ट ना हो वहां मैंने आपको बताया कि क्या लगाना है, आपको 0। कैलकुलेट करेंगे कितना आया, प्लस 48,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 20,000 प्लस 80,000, क्योंकि लायबिलिटी और कैपिटल पर इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ओके अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अगर आपको गिवन हो पेड रेंट ₹2,000, अगर रेंट के लिए पेमेंट हो रही है तो ऐसे में रेंट के लिए पेमेंट करने का मतलब है रेंट बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस। इसका पार्ट है एक्सपेंस का। दूसरी तरफ पेमेंट हो रही है तो दूसरा इफेक्ट किस चीज का रहेगा, कैश का। अब मैंने आपको एक डिफाइन किया था कि अगर रिवेन्यू और एक्सपेंस आते हैं तो वो सीधा सीधा इफेक्ट आपकी किस पर डालेंगे, कैपिटल के ऊपर। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एक्सपेंस होगा वो इफेक्ट किस पर डालेगा, कैपिटल के ऊपर, क्योंकि रिवेन्यू या इनकम से कैपिटल इंक्रीज होगी और एक्सपेंस और लॉस से कैपिटल क्या होगी, डिक्रीज होगी। दूसरा कैश किसको साइन करेगा, एसेट्स को। तब ऐसी कंडीशन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि जब आप डोनेट कर इसको राइट करोगे, अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रेजेंट करोगे, तो एक्सपेंसेस डिडक्ट से डिडक्ट हो जाएगी क्या, कैपिटल, और एसेट से कैश जा रहा है, दैट मीन एसेट डिक्रीज हो गई या माइनस हो गई कैश में से। अब इसको हम राइट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस के अंदर। कैसे राइट करेंगे, सेम एज ट्रांजैक्शन कॉलम में राइट करोगे रेंट पेड, या एसेट्स में डिडक्ट हो रहा था क्या, कैश, कितनी वैल्यू से, 2000 से। कोई भी एक्सपेंस या लॉसेस है वो डिडक्ट किस में से करने हैं, कैपिटल में से, तो इसलिए कैपिटल डिक्रीज हो गई। आफ्टर दैट अगेन फाइंड आउट न्यू इक्वेशन, कैश की वैल्यू बची कितनी, 44,000 प्लस स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं आई, एज इट इज 8,000 प्लस फर्नीचर की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आई, एज इट इज 6,000। लायबिलिटी की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, 20,000। कैपिटल पर यहां इफेक्ट पड़ा, कैपिटल बिजनेस में बैलेंसिंग फिगर में रह गई कितनी, 78,000। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आए, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लेते हैं हम, जैसे रिसीव्ड कमीशन। मान लीजिए ₹500 है। अब कमीशन रिसीव हो रहा है, रिवेन्यू अर्न हो रही है, इनकम हो रही है, मिलेगा किसमें, कैश में अराइज होगा। तो यहां वेरिएबल इफेक्टेड हुए, एक क्या, कैश, और दूसरा अगर कोई इनकम या रिवेन्यू होगी तो वो सीधा सीधा इफेक्ट किस पर डालना है, कैपिटल के ऊपर। रिवेन्यू और इनकम से कैपिटल इंक्रीज होती है, एक्सपेंस और लॉस से डिक्रीज। लेकिन यहां क्या हो रही है, रिसीव्ड कमीशन, तो कमीशन के रूप में आपको अर्निंग हो रही है, अर्न कर रहे हो, तो कैश इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो गई, और दूसरी तरफ रिवेन्यू है, तो दैट मीन ये किसका पार्ट हो जाएगी, कैपिटल का। तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। सेम एज आफ्टर
ट्रांजैक्शन आपको फाइंड आउट करना है क्या, न्यू इक्वेशन, तो न्यू इक्वेशन, लेकिन अगर लास्ट इक्वेशन हो तो उसको डिनोट करोगे फाइनल इक्वेशन के साथ। कैश की वैल्यू कितनी हो गई, जो 44,000 था कैश इंक्रीज हो गया, दैट मीन 44,500। स्टॉक की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आई, 48,000 प्लस फर्नीचर की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आई, 6,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटी की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आई, 20,000 एंड कैपिटल की वैल्यू में चेंजेस हो गई 78,500। इस तरह से आप अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजैक्शंस को क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। आई थिंक क्लियर हुआ। इससे रिलेटेड अदर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस को हम फर्दर की वीडियोस के अंदर स्टडी करेंगे। हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।